में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद। कहते हैं दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं। इस्लाम मजहब में खुदा के बाद माँ का सजदा आया है, तो वहीं हिंदू धर्म में माँ बाप को पूजनीय बताया गया है। और वाकई में खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके पास माँ बाप का साया है। लेकिन अफसोस, इस दुनिया में कुछ ऐसे बदनसीब भी हैं जिनके पास माँ बाप होकर भी नहीं है। यह यूं कहें कि जिस माँ ने पैदा किया और जिस बाप ने उनकी एक इच्छा पूरी करने के लिए अपनी 100 इच्छाओं को मारा, आज बुढ़ापे की इस कगार पर जब माँ बाप को अपने बच्चों की जरूरत है, ऐसे में उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया है इनके बच्चों ने, उनसे मुंह मोड़ लिया है। देखिए वृद्धाश्रम को लेकर ये हमारी खास रिपोर्ट। हम बता दो क्या है। मैं मेरा नाम है सत्यवती देवी। सत्यवती देवी देवी जी। अम्मा आप कहाँ रहते हो वैसे? वैसे मैं इसमें रहती हूँ, प्रवेश बिहार में। प्रवेश विहार में? हाँ, वहाँ से आई हूँ। अच्छा, प्रवेश विहार से आई हैं आप। प्रवेश विहार में कौन किसके साथ रहती थी आप? लड़के के। हाँ, लड़के के साथ। हाँ, तो प्रवेश विहार तो मेरठ में ही है। हाँ, मेरठ में भी है। हाँ, हाँ हाँ। हाँ, अब ये बताओ अम्मा, आपके पास आपका बेटा भी है? हाँ, चाचा का बेटा भी है। चाचा का बेटा भी है? हाँ, मतलब परिवार है। हाँ। तो परिवार होने के बाद आप यहाँ पे आश्रम में क्यों हो? अब बेटा बहुत बड़ी बात है ये तो, छोटी सी करके बता आप दीजिए। समझोगे नहीं। नहीं आप समझाइए। हमारी एक बहू है हाँ। जो यही प्रवेश बिहार में रहती है, जिसके पास मैं रहती थी। उसने मुझे घर में रुकन नहीं दिया। क्यों? क्या वजह रही इसकी? वजह उसकी होगी दिमाग की खराबी। उसे पसंद नहीं आई मैं सास को रखूं। नहीं आप क्या मतलब क्यों पसंद नहीं आई? क्या करती थी आप उनके साथ? कोई दिक्कत नहीं। पिटाई करती थी क्या आप उनकी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भैया, तुम यहाँ क्यों आ क्यों जाओ यहाँ से। वो कहती थी यहाँ से जाओ। हाँ। अच्छा, अब तो आपके बेटे ने आपको रोका नहीं? बेटी बेटी का रोक तो बेटे पे कुछ चढ़ जाती है, वो राशन पानी लेके। क्या वो किसको समझे है। अच्छा। हाँ, उसके उनने अपने बच्चों को भी बिगाड़ लिया। बच्चे ने ये काम नहीं करके दिया। आपके बेटे क्या काम करते हैं? बेटे हमारा अकाउंट को काम करता है। अच्छा। हाँ, क्या है वो? और देहरादून में है ऑफिस में। अच्छा, ऑफिस में है। हाँ। तो यहाँ पे कितने दिन में कितने दिन में आते हैं? वहाँ तो ऐसा है हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है। अच्छा। इतवार की। वो सैटरडे को आते तो होंगे? अभी एक दिन के लिए चलो आ गए तो फिर अगले दिन को भागो, तो क्या करे रुक के। अच्छा, आपको यहाँ पे अम्मा जी छोड़ के कौन गया है? छोड़ के भाई बेटे ही गया था, बेटे ही रख के गया था। बेटे रख के गया हाँ, था? मैंने उससे ये कही थी मुझे वहाँ रख दो, ये नहीं रुकन देगी यहाँ बहू। बहू आपकी नहीं रुकने दे रही? हाँ, उन्हें तमाम ठोकर मारी है, पैर में चोट लगी, मेरे हाथ में चोट लगी। ये आपकी बहू ने मारा है? हाँ, ये उन्हें यहाँ पर पोछा लगा रही थी, वो मारा। पोछा क्यों लगा रही थी आप? हाँ, पोछा लगा रही थी आप क्यों? हाँ, और फिर यहाँ पर ठोकर मारी, पैर किया था ये घुटने पे। अच्छा अम्मा, अब एक मेरी एक बात सुनो। हाँ। ये एक स्पष्ट मैं आपको बताऊं बात, ये गलती किसकी मानती हो आप? आपके बेटे की या आपकी बहू की? जो अगर आप घर छोड़ के, आपका जो भरा पूरा घर है। आपको बात, कुछ गलती बेटे की भी है। बेटे की क्या गलती है? बेटे की गलती ये है कि तू ऐसा क्यों कर रही है। तो वो क्यों वो नहीं कह पाते अपनी पत्नी से? हाँ, तो वो नहीं कर पाते तो मेरी क्या गलती है। मैं तो अपने जो मुझे पेंशन मिलती है तो मैं ये पैसे खा रहा हूँ मेरे घर में, और मैं क्या करूँ बताओ। पेंशन भी मिलती है आपको? हाँ, अच्छा। क्योंकि वो सेल टैक्स में से। आपके बेटे का नाम क्या है? मनोज। मनोज सक्सेना। मनोज सक्सेना है। अच्छा, और जो आपकी बहू है उनका क्या नाम है? बहू का नाम है पेटवा। वृद्ध आश्रम बेसिकली उनके लिए होता है जो वृद्ध हैं और उनका कोई नहीं, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उनके लिए वृद्धाश्रम खोले गए हैं, प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, जहां जरूरतमंद बुजुर्गों को सहारा और आसरा मिल जाता है। लेकिन मेरठ गंगानगर स्थित वृद्धाश्रम में जब हमने बुजुर्गों से बात की
तो अजीब चौंका देने वाली बात सामने आई। वो ये कि यहाँ वृद्ध आश्रम में अधिकांश बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके अपने बच्चे हैं, लेकिन उनके पास इन बुजुर्ग माँ बाप के लिए वक्त ही नहीं है। ये मेरे साथ एक दंपति बैठे हैं, बुजुर्ग दंपति बैठे हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या क्या है। आप वृद्धाश्रम में क्यों हैं बाबूजी? बाबूजी ऐसा है जी, पहले अपना नाम मुझे बता दीजिए। मेरा नाम सुखराम है जी। सुखराम जी हाँ। सुखराम जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले कांकर खेड़े के हैं जी। कंकर खेड़े। हाँ जी, मोहल्ला नंबर 3 गली और कैंट के पास ही है ये। हाँ जी बिल्कुल, कंकर खेड़ा कैंट के पास है। अब बाबूजी बताओ, आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं जी 3 लड़के इस टाइम। 3 लड़के हैं, तीनों कमाते हैं? तीनों कमारे ठेकेदारी करते हैं। ठेकेदार हैं, 3 बेटे इनके, उसके बावजूद इनके माँ बाप यहाँ आश्रम में। अच्छा बाबूजी बताओ, आप आश्रम में क्यों? बाबूजी ऐसा है, मैं होटल पे काम करूँ था। जब होटल पे करूँ कमाई खावा था, जब पापा था, जब मैं ये हाथ टूट गया, एक्सीडेंट हो गया था, ये पसली टूटी पड़ी है। तो हमारे घर वाले की पसली टूट रही है, गाड़ी टकरा दी थी, इसकी भी हाथ में चोट लग रही है। तो हमारे देते रहे तो पापा थे, और जब से नहीं दिया तो निकल जाओ, भाग जाओ। दुर्भाग्य, जब तक बाप कमाते रहे तो पापा थे। आज अगर उनके हाथ में हाथ टूट गया है, आज उम्र के इस मोड़ पर, इस मकाम पर, ये बुजुर्ग होने के बाद, आज जहाँ इनके 3 बेटे हैं, आपने बताया 3 बेटे, आँख से, हाँ आँख में भी प्रॉब्लम है आपकी, 3 बेटे हैं आपके। 3 बेटे हैं जो कि पूरे सक्षम हैं खाने कमाने में। उसके बावजूद जैसे कि बाबूजी ने कहा कि जब तक ये कमाते थे तो पापा थे, आज आप कुछ नहीं है। नहीं, अब तक कुछ नहीं है बाबूजी। हाँ जी। अच्छा, तो आपको क्या कह के आप दोनों को निकाला है घर से? ये कह रहे जब तुम्हारे बस का कमाना नहीं, कोई लाना नहीं आ, तो क्या करें, तुम जब चले जाओ। तो अब बाबूजी आपका नाम मुझे बता दीजिए। इकबाल सिंह जी। इकबाल सिंह। इकबाल सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? शामली से जी। शामली से। जी। तो शामली से मेरठ और वो भी वृद्धाश्रम में कैसे आना हुआ आपका? औलाद की वजह से औलाद की वजह से। जी। 2 लड़के हैं, दोनों धक्का दे दिया, कहीं जाओ। 2 लड़के हैं आपके? अच्छा, नहीं, धक्के देने की वजह होती है। आप ये बताइए कि आपके जो 2 बेटे हैं उनका पहले तो नाम मुझे बता दीजिए। पिंकू है जी बड़े वाले का। और छोटे वाले का? पिंकू। टिंकू और पिंकू आपके 2 बेटे हैं। दोनों क्या करते हैं? खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी कर रहे हैं। जी। पैसे का अभाव है क्या? है जी। पैसे की कमी है? ना, कमी कोई नहीं। पैसे की कमी नहीं है ना। अच्छा, तो उन्होंने तो फिर आप क्यों छोड़ के आए उनको यहाँ पर? बस उन्होंने धक्का दे दिया जी, बिल्कुल सड़क पर जाओ, कहीं जाओ, हमारी तरफ से कोई सेवा पानी नहीं। आप तो गांव से आए ना किसी, तो गांव की तो जीवन शैली बिल्कुल अलग है, वहाँ का सब कुछ अलग होता है। इस तो किसी ने कुछ कहा नहीं गांव वालों ने उनसे कि तुम अपने? कुछ नहीं कहने वाला जी। जमीन जायदाद में बचपन में लाड में प्यार में उनके नाम कर दी थी। कितनी जमीन जायदाद आप 100 उनके? बीघे जी। हैं जी? 100 बीघे। 100 बीघे जमीन इनकी अपनी थी, जो कि अपने 2 बेटों के नाम कर चुके हैं। जी। ठीक बोला मैंने? बिल्कुल सही। उसके बाद जब 5 बीघे मेरे नाम पे है, 5 बीघे इनके नाम पे है और 100 बीघे अपने बच्चों के नाम कर चुके हैं। 95 बीघे। इसके बावजूद उन बच्चों ने धक्के मारकर, आपको ने कहा धक्के मार के, क्या कहा आपसे, क्या कह के निकाला? ये कहा जी कहीं जाओ हमारी तरफ से, यहाँ नहीं रहना तुम्हें। अरे क्यों नहीं रहना? बस मरी उनकी बनी नहीं कभी। बड़े बेटे ने बोला तुम जाओ, और छोटे बेटे ने? छोटे का कोई रोल नहीं है, कोई चलता नहीं, बात चलती नहीं उसकी। नहीं, चलना अलग बात है, बाप से प्रेम अलग चीज है। चलना कोई वकालत नहीं हो रही है कि उसकी नहीं चल रही है। जी। एक बेटे और बाप का एक संबंध होता है। बड़ा बेटा जिम्मेदार है जी घर का, होलसेल मालिक है वो। अच्छा, तो जमीन उनके नाम है? जमीन उनके नाम है। बड़े वालों की? जी। तो छोटे वाले इससे नहीं बोल पा रहे हैं? ना, बोलते होंगे ना, वो दबता है उससे। जब आपके 5 बीघे अपनी जमीन है, तो आप वहाँ आप अलग क्यों नहीं रहते हैं? मैं अलग नहीं हो सकता जी, वो भी उन्हीं की है। मैं कहाँ जाऊँगा जी, वो भी तो उन्हीं की है। नहीं, अब ये इतना कुछ होने के बाद उन्होंने आपको घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने आपको घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं अभी भी सब कुछ उनका है। उन्होंने ये कह दिया यहाँ तक ये अगर यहाँ रहे हम गोली मार देंगे। जाट हूँ जी मैं। क्या कहा आपके बेटों ने? गोली मार देंगे यहाँ अगर रहेगा तो, अगर हमारी रिश्तेदारी में चला गया कहीं हम गोली मार देंगे। 100 बीघा किसान हूँ, लेकिन सब कुछ नाम उनके है। अब भी नाम उन्हीं के है? उन्हीं के नाम है जी सब कुछ। ये एक बाप का दिल है। यहाँ इतनी अजीब व गरीब कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। जब मैं आश्रम में आता हूँ तो अंदर से मतलब अजीब लगने लगता है मुझे। देखिए, एक बाप है
1 बीघा ज़मीन अपने 2 बच्चों के नाम ये कर चुके हैं, और इतना होने के बाद भी इनके बच्चों ने, इनके 2 बेटों ने, जो बड़ा बेटा है इनको, उसका कहना है कि यहाँ से निकल जाओ, रिश्तेदारी में जाओगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, डायरेक्ट बाप को धमकी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये, एक बाप की दरिया दिली देखी, अभी भी ये कह रहे हैं जो 5 बीघा ज़मीन है वो उन्हीं बच्चों की है। जी क्या नाम है आपका? कुंती यादव। कुंती यादव। यादव। कुंती माता जी, आप कहाँ से आई हैं? जेल चुंगी प्रभात नगर से। जेल चुंगी से आई हैं, मेरठ से ही आई हैं। हाँ। आपके घर में कौन कौन है? 2 बेटे हैं, 2 बेटियां, सब अपने घर वाले। बेटियों की भी शादी होगी, बेटे भी अपने घर ठीक है, वाले। बेटियों की शादी हुई, समझ में आ गया। ठीक है, बेटे आपके क्या करते हैं? एक तो वकील है, दूसरा एक वकील के पास काम करे, उसका अपना वो बाट बांधने का काम है। फिर शादी ब्याह में जाते हैं। मतलब दोनों को पास जो रोजी रोटी है वो ठीक ठाक है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। दोनों के 150-150 गज में मकान है, बहुत अच्छी। वो मकान किस जगह है? जेल चुंगी में ही जेल है, चुंगी। प्रभात नगर गली नंबर 5। अच्छा, अब माता जी मुझे अगर ये बताओ, आप बात, आपके 2 बेटे हैं और दोनों अच्छा कमा रहे हैं, है ना, तो आप यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों हैं? बस बेटे मैं उनके साथ रह नहीं सकी, उनकी व्यवहार से, आदतों से। व्यवहार किसका? बेटों का? बहुओं का। क्या व्यवहार है बहू का, मुझे बताइए जरा। देखो मैं तो, जब मेरे पति गुजर गए उनके 1 साल बाद मैं बगल में ही किराए पे मकान लेके रहने लगी। मैं स्कूल में अपना काम करती थी, टोफिया ले जाकर स्वेटर बुन के अपना गुजारा बड़े आराम से कर रही थी मैं बगल में ही। तो अब उन्होंने जो है मुझे खाली करवाने के लिए कहा, तो मैंने बेटों के पास गई, मोहल्ले वालों ने कहा अब तेरे में 2 मकान है, बेटों के पास जाओ। बड़े बेटे के पास गए, तो उन्होंने कहा नहीं छोटे बेटे के पास जाओ। मैं क्यों? हाँ मेरा बनवाया हुआ है, मैं अपना सामान यहीं रखूँगी। वो बोला नहीं, मैं गला दबा दूंगा। किसने कहा ये? बड़े बेटे ने। बेटे ने कहा? यहाँ नहीं रहेगी। नहीं, ये आपके बेटे ने क्या कहा आपसे? अब मैं गला दबा दूंगा, यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रखूँगा। उस बेटे का क्या नाम है? अब नाम बता कर क्या करूँगा? मुझे आप बता दीजिए। अखबार में छापोगे? नहीं, हम छापेंगे अखबार। आप मुझे बेटे का नाम बता दीजिए। मनोज यादव। मनोज यादव। मनोज यादव इनके सुपुत्र हैं, जिनका कहना है कि अपनी माँ से कहना है कि अगर तू यहाँ रहेगी तो मैं तेरा गला दाब दूंगा। दूसरे बेटे ने क्या कहा? दूसरे बेटे के पास 2 गई, उसके पास भी उसने 2 टाइम रोटी खवा के फिर बात नहीं पूछी। फिर मैं अपना सामान उठा के यहाँ चले। मकान मालिक ने कभी खाली करो, सामान भी वहीं रहेगा सब मकान मालिक के। नहीं, अच्छा, बहुएं जो आपकी, जो आपके पुत्र वधू हैं, उनका क्या आपके साथ व्यवहार कैसा है? बस ठीक ही है। जब मैं ना बुराई कर सकती, मैं अपना मर्जी से, जब उन्होंने मेरी ना कर सके तो मैं अपना सब कुछ छोड़ करके चली आई अपनी मर्जी से। उन्होंने धक्के दे करके, जब मैं अलग किराए पे रहती थी, तो जब उन्होंने मुझे नहीं रखा तो अपना सामान छोड़ छाड़ के यहाँ छोड़ के आप यहाँ आ गए? हाँ। नहीं, तो ये इसके पीछे आपको क्या वजह, कारण क्या लगता है कि दोनों बच्चे सक्षम हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं? बड़ा कहता है उसके पास रहो, वो कहे उसके पास रहो, कोई रखने को तैयार नहीं। मतलब दोनों बेटे एक दूसरे से कहते हैं कि माँ को तू रख, और वो दूसरा बोलता है माँ को तू रख। बस तो इसी वजह से फिर मैं आ गई। पूछा उनसे कि क्या है, मतलब आपसे इतनी नफरत क्यों है उनको? आपने 9 महीने उनको अपने पेट में रखा है, जन्म दिया है, बड़ा किया है आपने उनको। किसी का क्या दोष है? मेरे नसीब का है बेटा, मैं उनका दोष क्या दूँ? मुझे मेरे नसीब में यहाँ की रोटियाँ मतलब अभी भी अपने बेटे की बुराई नहीं करोगे आप? नहीं कर सकते। ये एक माँ का दिल है जो कि इतना सब कुछ आपके सामने, पूरी कहानी है। बेटे ने साफ कहा माँ से अपने कि मैं तुम्हारा गला दाब दूंगा अगर तुम यहाँ रहोगी। तो 2 बेटे हैं, दोनों बेटों में से एक दूसरे के ऊपर टालना रखने के लिए, लेकिन ये माँ है, अभी भी इनके मुंह से एक भी शब्द अपने बेटे के लिए नहीं निकला है। अम्मा जी, आपका नाम मुझे बता दीजिए। विजय लक्ष्मी शर्मा। अम्मा जी, आप कहाँ से आई हैं यहाँ आश्रम में? मैं मेरठ से ही बिलोंग करती हूँ। मेरठ में किस जगह से? मैं सरस्वती लोक से आई हूँ। सरस्वती लोक से। तो अच्छा अम्मा, यहाँ पे आने का विशेष कारण कोई आपका? जी, वो कारण मुझे बता विशेष दीजिए। कारण ये हुआ कि मेरे हस्बैंड IIT बॉम्बे से इंजीनियर हैं और अच्छा कमाते थे। उनका 26 साल का बिजनेस में साझेदारी थी और उसमें उनके साथ ज़बरदस्त धोखा हुआ। और कोरोना के टाइम में हम इतने ज़्यादा त्रस्त हो गए कि हम आर्थिक रूप से इतने हो गए कि मुझे कोई शरण ढूंढनी पड़ी। आप मेरठ में किस जगह रहते हो? अब किस जगह? अब तो मैं आश्रम में ही रहती। आपसे पहले मतलब मेरठ में कहाँ रहते थे? बेसिकली तो बेगम बाग में रहते थे, पल्लवपुरम में भी रहते थे। तो मैं एक स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद की पुत्रवधू हूँ।
अच्छे रिस्पेक्टेबल फैमिली है और अब भी मैं उसी रिस्पेक्ट से यहाँ रह रही हूँ। मुझे यहाँ कोई किसी तरह की अपमान महसूस नहीं हो रहा। ऐसा ही लग रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। मेरा एक ही बेटा है, उसको सिजोफ्रेनिया है, अनक्योरेबल बीमारी है और वो सब काम कर सकता है लेकिन वो फैमिली का अर्निंग मेंबर नहीं हो सकता कभी। ओके। अब मेरी आयु 76 साल की है, मैं कमाती रही हूँ और मैं अच्छे मीडिया में मैं काम कर चुकी। अम्मा मीडिया में कहाँ रही हैं आप? मैं दैनिक हिंदुस्तान में संपादक भी रही हूँ। कौन से साल में? बहुत साल हो गए जी, 80 के आसपास की बात है। 80 के समय में एक बहुत बड़े ब्रांड की हम बात कर रही हैं अम्मा जी, एक बहुत बड़ा ब्रांड है हिंदुस्तान, उसके संपादक रह चुके हैं 1980 में। माता जी प्रणाम, आपका नाम मुझे बता दीजिए। माता जी आप सब्जी काट रहे हो, किसके लिए काट रहे हो ये? इनके लिए काटती हूँ जो यहाँ रहते हैं, हम सब अपने लिए, आश्रम के लिए, सब लोगों के लिए। हाँ सब लोगों के लिए। अच्छा, आप कहाँ रहते हो आप? बस अब तो यहीं रहते हैं। नहीं, इससे पहले मतलब आप कहाँ रहते थे? मवाना है ना, बैसुम्मा। हाँ बैसू में मवाना है। मेरा गाँव है मूड कला। अच्छा अम्मा भी ये बताओ मुझे कि आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं, मेरा एक। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा है, एक सौतेला था, उसने मेरे पति को मार दिया था। अच्छा, अभी आपका एक सगा बेटा है? हाँ। वो क्या करते हैं? वो खेती करता है। हाँ जी, खेती करता है। खेती करते हैं। तो पैसे की तो कमी नहीं है? नहीं, पैसे की कमी नहीं है। नहीं है। अब अम्मा मुझे एक सीधा सच्चा सवाल ये बताओ कि आपका बेटा खेती करता है, आपने बताया अच्छा कमाता है, लेकिन उसके बावजूद आप ये जीवन वृद्धाश्रम में क्यों जी रहे हो? आपको पता है वृद्धाश्रम किन लोगों के लिए? वृद्धाश्रम उनके लिए होता है जिनका कोई नहीं होता है, जो बेसहारा होता है। भैया कुछ बात बताने की हो है, कुछ होती ना बताने की ऐसी भी हो है। हाँ। वो वैसा कच्चा काम कर रहा है, वो औरतों के पास और के चला जा, घर में लड़ाई झगड़ा रखे है, इसीलिए मैं लड़ाई झगड़ा कौन करता है आपसे? वो ही करता है, बच्चों से करता है। बेटा करता है या बहू करती हैं? बेटा ही करे, बहू तो अच्छी है, ठीक है। अच्छा, बेटा लड़ाई करता है। अभी तक तो बहू को सुना था कि बहू एक माता जी ने बताया कि वो उनके साथ मार पिटाई करती हैं, लेकिन ये बहू तो ऐसी है, ऐसी तो बेटी भी नहीं होती किसी की। बहू तो बहुत अच्छी है। बट दिस क्वाइट डिफरेंट, शी इज सेइंग कि इनकी बहू बहुत अच्छी हैं। नहीं तो आपको बेटे से क्या मतलब एक माँ एक बेटे से? बच्चों को मारने लगे, मैं छोटा हूँ तो गाली वाली देने लगे, बस मेरा जी नहीं करा, मैं आ गई थी यहीं पे। अच्छा, तो अवनीश जी आप वृद्धाश्रम में कितने समय से हैं? मैं करीब 3.5 साल से हूँ। 3.5 साल से हैं। तो आप रिटायर हैं या आप कोई काम करते थे, पहले ये बताइए। रिटायर्ड हुआ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर था मैं, मतलब बेसिकली आई एम ए लॉयर, सरकारी वकील। बाबू जी बताइए कि आपका घर परिवार है? परिवार में कौन कौन है आपके? मेरी पत्नी है, तीन लड़के हैं। पत्नी है और 3 लड़के हैं, उसके बावजूद आप यहाँ वृद्धाश्रम में ये जीवन क्यों जी रहे हैं? जी मेरी पत्नी से मतभेद है। पत्नी से मतभेद है? पत्नी से किस बात पे मतभेद है बाबूजी? बहुत लंबी कहानी है बेटा, वो तो शॉर्ट में थोड़ा बता दीजिए। नहीं, जीवन के इतने साल आपने, आपके बच्चे कितने हैं? तीन बेटे हैं। 3 बेटे, क्या क्या करते हैं वो? वो छोटे उसके उसमें है कंपनीज में, तो मतलब प्राइवेट। तीनों कंपनी में जॉब करते हैं, तब जवान है ना, छोटे बच्चे तो नहीं है ना, बड़े बच्चे हैं, काम करते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है कि जिस बाप के 3 बच्चे हों और वो भी जवान हों और जो काम करते हों, सैलरी ले रहे हों, उसके बावजूद उनका बाप एक वृद्ध आश्रम में क्यों है? बच्चे रेस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? माय वाइफ एंड आई एम आल्सो रिस्पॉन्सिबल। मैं भी जिम्मेदार हो सकता हूँ। आप जिम्मेदार कैसे हैं? क्यों गलती नहीं हो सकती मेरे से? अब वही मैं जानना चाह रहा हूँ, आपकी गलती क्या है? मुझे नहीं बताऊँगा। अच्छा, पत्नी की क्या गलती है बता दीजिए। पत्नी की क्या गलती है? जो मुझे लगता है हो सकता है कि गलती है या नहीं। देखो बात सुनो डिटेल में। मेरी पहली पत्नी एक्सपायर हो गई। ठीक है। शी डाइड ऑन ऑपरेशन टेबल पे डेथ हो गई थी। ओके। दैट वाज एक्सीडेंटल डेथ। तो एक्सीडेंटल वो चैप्टर खत्म। अब आपकी दूसरी शादी हुई। हाँ, बात सुन लो। 5 मिनट लगेंगे इस बात करने। उनसे मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों मेल है। दूसरे बच्चे को जब जन्म दे रही थी तो उनकी डेथ हो गई। ठीक।
ऑपरेशन टू होता। ये मेरी जो अब दूसरी पत्नी है, शी इज ए रियल यंगर सिस्टर ऑफ माई फर्स्ट वाइफ। मेरी पहली पत्नी की सगी छोटी बहन है। ठीक है। मेरी पहली पत्नी की डेथ करीब 3 साल बाद हुई थी। अच्छा। तो उस समय तक ये समझ लें मेरी साली भी थी, हमारे साथ ही रहती थी, ज़्यादातर काम वाम करने आती रहती थी। तो मेरा ये है कि इनको मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जाहिर है, बिल्कुल। वेदर मेरी उम्र कितनी है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, वेदर मैं ड्रिंक करता हूँ नहीं करता हूँ, कौन सा गलत काम करता हूँ, कौन से अच्छे करता हूँ। क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके 3 बेटे हैं, तीनों कमाऊ हैं, है ना, और आपकी पत्नी भी है, उसके बावजूद आप यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों हैं? करीब 1-1.5 साल तक शादी के बाद तक मेरे इनसे संबंध करीब नॉर्मल रहा। पूरी तरह नॉर्मल तो कोई संबंध नहीं होते, कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी ठीक अच्छा। मेरी इनकी से उम्र करीब 15-16 साल। बढ़िया। ये जो सबसे मेन कारण होगा। आई मे बी नॉट फिजिकली दैट स्ट्रॉन्ग, ओके, जिससे यंग उससे जिससे उम्मीद होती है पत्नी हो सकता है। मैं वैसे नहीं कह रहा, हो सकता है। मैं इनसे डिस्कस करना चाहा, इन्होंने डिस्कस नहीं किया ज़्यादा, बल्कि अपनी इनके उसके बाद इनके फादर का और इनके मेरी छोटी सालियों का आना जाना घर में ज़्यादा बढ़ गया। धीरे धीरे ये उनकी ही मानने लगी। ये शादी के बाद की बात बता रहे हैं, शादी हो गई। जब मेरी शादी हो गई इनसे, बिना किसी देखे, वो तो होनी थी, कोई लालच वालच कुछ नहीं ऐसा। मेरी पहली शादी में मैंने कुछ नहीं मांगा था मेरा और भविष्य। तो इनका इंटरफेरेंस मेरे घर में बहुत ज़्यादा होने लगा, और बेटा मैं अपना आप को अकेला महसूस करने लगा। धीरे धीरे इन्हें छोटी बात पर मेरा बेड भी अलग कमरे में डाल दिया, डाल दिया और मेरे से बोलना बहुत ही कम कर दिया। फिर मैं धीरे धीरे ड्रिंक्स की ओर मुड़ गया। मैं ड्रिंक्स करने लगा। मैं से आप यहाँ पर हैं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि 3.5 साल से आप यहाँ पर हैं, और आपके बच्चे भी हैं, आपके तीनों बच्चे बड़े हैं, काम करते हैं, उन्होंने आपको यहाँ क्यों भेज दिया? मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं अपना पाया हूँ। तो ऐसी क्या स्थिति आई? क्योंकि वो मेरे से बिल्कुल ही बोलना बंद कर दिया। मेरे से बोलती थी तो मेरी तिपाही रखी थी बेटा वहाँ पर चाय की, तेरी चाय, तेरी वो उनका बोलने का तरीका ये था। शी डाउन टू सच ए लेवल कि मुझे कहना कि कुल मिला के मानो कि इस पूरे प्रकरण में कि अगर एक रिटायर्ड सरकारी वकील वृद्धाश्रम में है तो उसके पीछे जो बेसिक वजह निकल के आ रही है वो आपकी पत्नी निकल के आ रही है। अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमी हो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई इंसान। आपके अनुसार बताया ना, आपके अनुसार तो यही हुआ ना? मुझको लगा, क्योंकि उनके इसलिए लगा क्योंकि उनके फादर का उनकी बहनों का इंटरफियर होने लगा बहुत ज़्यादा हर घर में। बल्कि फॉर द डेथ ऑफ माई फर्स्ट वाइफ शी पुट द ब्लेम ऑन मी कि तुम्हारी वजह से मर गई, तुमने उसे टॉर्चर किया। मैंने कब टॉर्चर किया? अब सवाल ये, अगर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और टॉर्चर किया आपने, तो फिर दूसरी बेटी काहे ब्याह दी आपको? बिल्कुल ये मैंने पूछा उनसे। अगर आप गलत हैं, आप उनके अनुसार आपने उनकी बेटी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, उनकी डेथ हो गई, उसका रीज़न आप हैं, तो फिर दूसरी बेटी को काहे आपके पास भेज दिया? वो मैंने इस तरह की बहुत लीगल उससे सब कुछ मैंने इंक्वायरी किया, लेकिन सी क्या उनके फादर मतलब जरूरत से ज़्यादा वो होने लगा बहुत ही। और मेरे पलंग अलग डाल दिया उन कमरे में, मतलब आपको अलग कर दिया? बिल्कुल अलग। कोई भी उससे पहले उस मेरे साथ जाती थी, फिल्में भी देखती थी मेरे साथ, लेकिन ड्यू टू द इंटरफेरेंस माय अदर मेंबर्स ऑफ माय इन। बेसिक वजह यह है कि जो आपके फैमिली के अंदर आपके पति पत्नी और बच्चों के साथ जो आपकी पत्नी के जो फादर और उनके जो फैमिली, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह से आप यहाँ पर हैं। वो जरूर से ज़्यादा मेरा खुद का व्यवहार ऐसा होगा शायद, जो मुझे वृद्धाश्रम में यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी दर्द भरी दास्तान आपने सुन ली है, लेकिन इन सब के बावजूद कहते हैं कि भगवान अपना रूप कहीं ना कहीं दिखा देता है। तो जहाँ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अपने माँ बाप के लिए समय नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, या जिन्होंने उनको भगवान भरोसे छोड़ रखा है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तव में
ऐसे लोगों की मदद करते हैं, तो नम्रता उनमें से एक है। नम्रता, ये इस आश्रम में मेरा चौथा विज़िट है। मैं अक्सर यहाँ पे, आपने देखे होंगे हमारे स्टोरीज़ हम दिखाते हैं यहाँ पे। तो नम्रता, ये जो 5 साल रहे हैं आपके आश्रम के, कैसे रहे? इन 5 साल में मैंने सब कुछ देख लिया, अपनी उम्र में सब कुछ देख लिया, और ये सीख मिली है कि बच्चे हैं उसके बावजूद भी अपना कोई नहीं है, अकेले हैं। मतलब बहू हैं, बेटे हैं, बेटी, दामाद सब हैं, पर बाद में जो ये उम्र का पड़ाव जो है, इसमें जहाँ ज़रूरत है इंसान को, वहाँ कोई नहीं है। तो यही सोच के मैंने भी अपना बुढ़ापा सिक्योर करा है कि नहीं कि जब इनका करूँगी मैं तो मेरा भी कोई करने वाला होगा, कोई तो करेगा। अच्छा नम्रता, 5 साल से आपका आश्रम चल रहा है ना? 5 साल लगभग हो गए हैं। तो 28-29 लोग यहाँ पर रहते हैं जी। तो इन लोगों का जो खर्चा भी होता है, वो आप किस तरह मैनेज करते हो? क्या सरकार से कोई सहायता मिलती है आपको? नहीं, मुझे कहीं से कोई फंड नहीं मिलता है। अच्छा नम्रता, आपने बताया कि सरकार से तो आपको कोई मदद मिलती नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलती है अभी तक। अब मिले तो आगे अलग बात है। तो फिर कुछ क्या ऐसे लोग हैं जो आपको मदद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं? अगर आप चाहें तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग, जो लोग देख रहे हैं, उनको उनका नाम पता होना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। जी, एक तो हमारे यहाँ हमसे जुड़ी हुई हैं, वो साईं की भक्त हैं वो भी, तो वो जुड़ी हुई हैं मेरे से। साधना श्रीवास्तव नाम है उनका, और उनके हस्बैंड समाज कल्याण में रिटायर्ड अधिकारी हैं। और वो सोमदत्त बिहार में ही रहते हैं जो, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी और साथ में जोड़ा। बल्कि वो समाज कल्याण में रहते हुए उन्होंने कहा कि इतना करप्शन होते हुए मैंने नहीं सोचा था कि नम्रता इतनी अच्छी सेवा भाव भी होती है। एक तो वो हैं, हस्बैंड वाइफ पूरा समर्पित हैं, और एक हैं पवित्र रॉय सोमदत्त बिहार के, उनकी वाइफ हैं प्रीति रॉय, जो दोनों सबसे पहल जो करी उन्होंने करी जी, और लोगों को जोड़ती जा रही हैं हमारे साथ। और क्लब का नाम बताया था आपने किसी? क्लब का नाम यही है, लेडीज़ क्लब के नाम से ही जानती हूँ। अच्छा। और ज़्यादा नहीं जानती। और कीर्ति मैम का नाम है, अध्यक्ष है वहाँ की। तो यहाँ ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि 28-29 बुज़ुर्गों को रखना, उनको रहना, खिलाना, सब वो खर्चे सब, लेकिन उसके ये सक्षम जितना करती हैं, लेकिन इसके बाद जो लोग मदद को आगे आए हैं, यकीनन वो तारीफ़ के हकदार हैं। और मैं मेरे मित्र के माध्यम से जो लोग यहाँ आश्रम में आकर नम्रता को, उनके आश्रम को मदद करते हैं, उनको, उनकी प्रशंसा करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद उनकी इस सोच को। आपका नाम मुझे बता दीजिए। मेरा नाम नलिन शर्मा। नलिन शर्मा जी, आप और आपकी पत्नी नम्रता मिलकर कई सालों से वृद्धाश्रम चला रहे हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? बस उद्देश्य तो ये है कि हम अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। जब वो चली गई तो हमें उनकी बहुत याद आई। तभी मैंने ये सोच लिया था कि मैं बहुत सारी माँ लाऊंगा, बहुत सारे बाप लाऊंगा, और तब से ही मैंने ये प्रेरणा में उससे, मेरी माँ से ही मिली है। और तकरीबन जो है 5 साल हो जाएंगे हमें इस संस्था को चलाते हुए। इस टाइम मेरी संस्था में 28 बुज़ुर्ग हैं और सारे खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। आपका नाम मुझे बता दीजिए। अनुज चौधरी। अनुज चौधरी, आप वृद्धाश्रम में, जैसे कि मुझे फीडबैक मिला, लोगों ने बताया, आप यहाँ बहुत सेवा करते हैं। तो जितना भी समय मिलता है वो सारा मैं यहीं देता हूँ। अच्छा, वो समय आप यहीं देते हैं। इसकी क्या वजह क्या है? इसकी वजह है, मेरा यहाँ पे बराबर में प्रॉपर्टी का ऑफिस है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही घूमता हुआ आया, तो मैंने एक दिन देखा कि जो इनके मैडम है, जो हमारी संस्था सचिव है नम्रता शर्मा, इनके हस्बैंड है नलिन शर्मा। तो ऐसे ही मैं पूछने लगा, शर्मा जी कहाँ गए? तो उन्होंने कहा ऊपर हैं। उनका ऊपर क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया 2 बाबा हैं, उनकी ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो मैं ऊपर घूमते हुए पहुँचा, तो उनको गर्मी के दिन थे, उनका पूरा नहला, मतलब लैट्रिन बाथरूम में वो रखे थे, उन्हें नहाया धोया। उस चीज़ को देख के मेरे सच में आँख में आंसू आ गए। मगर कोई अपने सगे माँ बाप की नहीं करता, इनसे क्या रिश्ता है इनका? बाकी मैं अपने आप में खुद इतना बड़ा नास्तिक था कि मैं किसी से मतलब बात भी अच्छे से नहीं कर, लेकिन उस दिन जब देखा तो मैं खुद अपने आप में ये लगा कि यार इससे बढ़िया काम इस धरती पे शायद हो नहीं सकता। वो दिन है और आज का दिन है। मैं इस आश्रम से उस दिन से नहीं था। अच्छा, ये बताइए, आपके पेरेंट्स हैं? हाँ जी, मम्मी पापा है, दादी है, दादा गुजर गए। हाँ जी, भैया है, चाचा है, चाची है, सब है।
तो माता पिता क्या महसूस करते हैं? आप अपना समय यहाँ पे दे रहे हैं और उनके लिए दे रहे हैं जिनके अपने थे, उनके पास समय नहीं है उनके लिए, लेकिन आप उनको समय दे रहे हो, तो आपके माता पिता का क्या इसमें रिएक्शन होता है? मेरे मम्मी पापा का इतना है जी कि जैसे मैं आज की डेट में यहाँ हूँ और 1 साल तक भी मैं अपने घर पे फ़ोन करके ये ना बताऊँ कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, वे मुझे फ़ोन भी नहीं करेंगे। उन्हें ये पता है आश्रम में है। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? न दावा न वादा, सिर्फ खबरें देखिए मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज पर।